प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न कहता क्या है। ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, कह रहा ब्याज तथा मिश्र धन दोनों ज्ञात करना है। और कौन सा ब्याज दर लगाया है? तो साधारण ब्याज दर लगाया है, ध्यान रहे। तो चलिए आइए समझते हैं। देखो, साधारण ब्याज सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि साधारण ब्याज, और देखो इस प्रश्न में दिया क्या क्या दिया है। तो मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है। तो मूलधन कितना दिया गया है? 2500 रुपए दिया गया है। कितने रुपए? 2500 रुपए। और समय कितना दिया गया है? समय 2 वर्ष 6 माह मतलब 2.5 वर्ष दिया गया है। 2 सही 1/2 वर्ष दिया गया। और दर आप देखेंगे तो दर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% दिया है। इसके बाद आपको नीचे लिखना है, बात समझ गए ना। या आपने जैसे ही लिख लिया, इसके बाद आपको लिखना है हल। देखो, आप इसके नीचे लिखोगे सूत्र। कौन सा सूत्र लगाओगे? कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर, बात समझ रहे ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणे में दर गुणे में समय, समय और बटे में लगाओगे 100। अब देखोगे मूलधन कितना है? 2500 रुपया है। और समय देखो, चाहे दर लिख लो पहले, दर कितना है? 6% है। और समय देखो 2 दूना 4, 1 5/2, 5/2 और बटे में क्या रहेगा? 100 रहेगा। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 2 तियां 6 हो जाएगा और 5 तियां 15, 15 पचे 75, 5 हासिल आए 7 और 15 दूनी 30, 7 37 यानी 375 रुपया क्या मिला? 375 रुपया साधारण, साधारण क्या है? ब्याज है, साधारण ब्याज है। अब मिश्रधन आपसे पूछा है तो मिश्रधन बता दो। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, मूलधन प्लस में क्या होता है? ब्याज। मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन है 2500 रुपया और प्लस ब्याज है 375 रुपया। तो 25 और 3 2875 रुपया टोटल आपका। 2875 रुपया, 2875 रुपया टोटल क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। 2875 रुपया टोटल मिश्रधन हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को लगाएंगे। इस सवाल को इस प्रकार से आप लगाएंगे। और ध्यान रहे कि इन सभी प्रश्नों को लगाने के लिए सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो सूत्र आपके सामने, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, यह सूत्र जरूर लगाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर। एक अभिषेक है, उसका कमरा है। कमरा आपको पता है जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है? ऊंचाई होती है। एक कमरा होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और क्या होती है? ऊंचाई होती है। अब कमरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो कह रहा कमरे की लंबाई 4 मीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? 4 मीटर। जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर दिया गया है। और कह रहा इसकी ऊंचाई 3 मीटर दिया गया है। 3 मीटर दिया गया है। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है। कह रहा इसके चारों, कह रहा इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो बाबू, आपको यह समझना है कि एक दीवार कौन सी है? ये दीवार है। इसी के जैसे आपको पीछे भी दीवार मिलेगी। एक दीवार ये है, एक दीवार ये है कि नहीं है? और इसी के जैसे पीछे भी दीवार मिलेगी। एक दूसरी दीवार आप देखेंगे ये वाली है। एक दीवार आपके पास ये वाली है। बात समझ गए ना। और इसी दीवार के जैसी, इसी दीवार के जैसे इधर भी दीवार है। तो इस प्रकार से 4 दीवारें बनेंगी, लेकिन 2 दीवारें समान रूप से। अब एक सूत्र चाहे तो आप याद रख सकते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के
चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, इसे आपको सूत्र याद रखना है। कमरे के परिमाप गुणे में ऊंचाई, तो देखो 2 इंटू में L प्लस B इंटू में H, यही कमरे के चारों दीवारों का क्या है, क्षेत्रफल है। अब देखो दो लंबाई कितनी है 4 मीटर, चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर और ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। तो 4 3 7 दूनी 4 3 7 7.5 दूनी 15 गुणे में 3, 15 तिया 45 वर्ग मीटर, 45 वर्ग मीटर इस चारों दीवारों यानी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? तो इसी प्रकार से आप सभी सवाल को लगाते रहें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर बराबर, कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा के, देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर बराबर सटा कर रखने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो घन हैं, दो घन ऐसे हैं जो 10 सेंटीमीटर भुजा के हैं। एक घन ये है, एक घन ये हो जाएगा, एक घन ये है और एक ही घन इसी के जैसा और ले लेते हैं। बात समझ रहे, जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्या बात समझ गए ना? अब देखो दो घन है, दो घनों को सटा कर रख दिया गया। अब जब ये 10 था और यहां से यहां देखेंगे आप कितना हो जाएगा, यहां से यहां आप देखोगे तो यहां से यहां तक की टोटल लंबाई क्या होगी 20 मीटर हो जाएगी। 10 क्या हो जाएगी 20 मीटर सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई आप देखोगे तो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और इसकी जो है चौड़ाई अगर देखोगे, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 10 सेंटीमीटर। क्या ये बातें समझ गए ना? अगर ये बातें आप समझ गए तब इस प्रकार से क्या कहा है इस घनाभ, एक घनाभ बन गया है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और कौन सा पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दो, ऐसे में इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको बता दिया जाए तो ऐसे में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस HL प्लस HL प्लस 2LB/BH, चलिए ठीक है 2LB/BH प्लस में HL, यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यही संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ध्यान दीजिए। अब देखो दो गुणे में लंबाई कितनी है आपकी 20 है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 10 है। और फिर देखो चौड़ाई कितनी है 10 है, ऊंचाई कितनी है तो 10 है, प्लस ऊंचाई कितनी है तो 10 है, फिर चौड़ाई लंबाई कितनी है 20 है। अब देखोगे 2 गुणे में 20 दहा में 200 प्लस 10 दहा में 100 फिर 20 दहा में 200। देखो 2 2 4 1 500, 2 गुणा में 500 और 5 दूनी 10 यानी 1000 वर्ग सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाए। यानी इस कमरे के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 1000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर उसके बाद चलते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को, यदि आपकी परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो इन्हीं सब नियमों के माध्यम से आपको उन सभी प्रश्नों को हल कर लेना है। चलिए चलते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है
कि एक वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए खींचिए भाई, स्पर्श रेखा खींचना है और खींच कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं कि खींचना है, आपको खींच कर दिया गया है, बस आपको समझकर उत्तर देना है। तो चलिए समझते हैं। कह रहा एक वृत्त है, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचिए। ये सारी चीजें दी गई हैं। एक बड़ा सा वृत्त दिया है जिसका केंद्र O दिया गया है और स्पर्श रेखा AB दिया गया है और स्पर्श बिंदु क्या दिया गया P। तो इस प्रश्न का हल होगा, सॉल्यूशन होगा, ध्यान दीजिए। हाँ, वृत्त का केंद्र आपको लिख देना है, वृत्त का केंद्र बराबर O है और वृत्त की स्पर्श रेखा आपको क्या लिखना है, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा AB है, ठीक है ना। और वृत्त का स्पर्श बिंदु, वृत्त पर स्थित स्पर्श बिंदु या वृत्त का स्पर्श बिंदु, वृत्त का स्पर्श लिख लें, स्पर्श बिंदु। तो वृत्त का स्पर्श बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। बस इतना सा ही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 2.5 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। आपको क्या लेना है, एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, वृत्त बनाना है। देखो एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना है, आपको वृत्त बनाना है। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको क्या करना है, वृत्त बनाना है। बात समझ में आना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। जैसा भी बना आपको समझ के चलना है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना लिया गया, एक वृत्त बना लिया गया। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया गया। अब देखो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या बन गया, वृत्त बन गया। कह रहा जिसका केंद्र हमें क्या रखना है, O रखना है, O रख दिए। इस वृत्त को दो त्रिज्याएं, अब देखो जो 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त लिया गया है उसे स्केल पर आपको 2.5 सेंटीमीटर माप लेना है, उसके बाद अपनी कॉपी में ड्रॉ कर देना है, यानी बना देना है। कह रहा इस वृत्त की दो जीवाएं, दो त्रिज्याएं OA तथा OB इस प्रकार हैं। देखो OA ले लेते हैं तथा OB ले लेते हैं, OA तथा OB इस प्रकार आपको लेना है, इस प्रकार आपको लेना है कि AOB बराबर 120 अंश हो जाए। ये क्या हो जाए, 120 अंश हो जाए, 120 अंश, दोनों के मध्य 120 अंश। कह रहा बिंदुओं A तथा B को वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। अब देखो यहां से एक आपको स्पर्श रेखा खींचना है, यहां से भी एक क्या करना, आपको स्पर्श रेखा खींचना है। बात समझ गए ना। और कहता क्या है कि जो खींचिए जो एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करे और P पर एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, और इसकी रचना भी करना है आपको। आपने खींच लिया। अब देखो ये स्पर्श रेखा कैसे खींचनी है ये आपको ध्यान देना है। अब आप चाहे तो आप इस पर इसके समानांतर नहीं, लंबवत, यानी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मिलाने वाली रेखा लंबवत होती है स्पर्श रेखा की। तो चाहे तो आप इस तरीके से बना लें या फिर आप कुछ इस प्रकार से बनाएं कि यहां से एक चाप लगाकर भी इसे आप बना सकते हैं, चाप लगाकर भी इसे आप बना सकते हैं, चाप लगाकर भी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको आपको बना लेना है और इसकी रचना के रूप में आपको लिखना क्या है मैं बता दे रहा हूं। रचना के रूप में आपको लिखना है कि एक 2.5 सेंटीमीटर का, एक 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त खींचा गया, जिस वृत्त की परिधि पर दो बिंदु A और B लिया गया और इस प्रकार लिया गया कि केंद्र से 120 अंश का कोण बनाती हुई लिया गया, और इस प्रकार से वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु को P और B से मिलाया गया, A और B से मिलाया गया, जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, और P आपस में स्पर्श रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पर, P बिंदु पर। इस प्रकार से इसे लिखना भी है और सवाल का उत्तर देना है।
बात समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप जिस प्रकार से लिख देंगे अच्छा से अच्छा लिखें, नंबर पूरा पाएं। ताकि अगला देखिए क्या कहता है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक जीवा की लंबाई। कोई एक वृत्त आपके पास है, एक वृत्त है, मान लिया जाए वृत्त यही है। चलिए और सही बनाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं। एक वृत्त है आपके पास और एक वृत्त है, ध्यान दीजिए। कह रहा इस वृत्त 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। एक जीवा की लंबाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। कह रहा कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24। देखो ये 5 सेंटीमीटर है और ये पूरा 24 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, कह रहा कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बात समझ में आ जाएगा। यानी इसका माप आपको ज्ञात करना है, या जैसे भी बना पाए। अब देखो ये कितना है भैया? 24। आपको बताया गया केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो आप क्या लिखोगे? ये और ये दोनों आपस में बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है, ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान दो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये 12 सेंटीमीटर दिया है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। एक तो तरीका ये बता दिया मैंने आपको स्पष्ट। या फिर इसका एक दूसरा तरीका आप लगा सकते हो। आप एक दूसरा तरीका लगा सकते हो कि देखो क्या है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने? केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक जीवा कितनी लंबी है? 24 सेंटीमीटर लंबी है। कह रहा उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी इसका मान ज्ञात करना है। क्या बात समझ गए ना? इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए यहां पर ऐसे में क्या क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि ये देखो आपका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा। और ये क्या होगा? जैसे ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? आपका घटेगा। ठीक है ना? काम समझ में आया? ऐसे में 5 गुणे 12 सेंटीमीटर बराबर 5 गुणे 24, 5 गुणे 24 सेंटीमीटर बराबर 12 गुणे में x सेंटीमीटर। क्या बातें समझ गए ना? तो ये क्या हो जाएगा? 12 बटे में आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर की जीवा हो जाएगी। यानी जो आपकी जो जीवा की लंबाई होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी? 10 सेंटीमीटर। पीछे आपने 5 निकाला था, 5 का दुगना कर देना है तो 10 वहां से भी आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं। दूरियां 5 से, दूरियां आप ऐसे कह सकते हैं, दूरियां बढ़ रही हैं तो ये लंबाई क्या होगी? घटेगी। चाहे आप एरो इस प्रकार से बना लें या एरो इस प्रकार से बना लें, आपको समझ कर चलना है। जैसे देखो दूरी घट रही है तो ये इधर की ओर घटेगा, ये दूरी इधर घट रही है तो ये दूरी इधर घटेगा। तो ऐसे में 5 गुणे 12, 12 गुणे में 5 गुणे में 24 गुणे में 12 गुणे में x बराबर ले लेना है, जहां पर उस जीवा की लंबाई आ जाएगी। बातें समझ में आ जाएंगी यहां तक? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है। चित्र में O वृत्त का क्या है? केंद्र है। अब देखेंगे एक चित्र आपके सामने दिया गया है। इस चित्र में O जो है वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। अब कहता क्या है? कहता है कोण OBC, OB और C कितना दिया गया? 15। तो कह रहा BAC तथा BEC का मान ज्ञात करो। मतलब इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो ये तो फिगर के माध्यम से ही आप समझ लो। चलो मैं आपको समझा देता हूं अलग से भी। एक बड़ा सा वृत्त है, इसमें एक जीवा ऐसे दी गई है और यहां से A 15 का दिया गया है। अब देखो ये जीवा बराबर है
ये त्रिज्या बराबर है तो यहाँ भी तो एक त्रिज्या है, यानी अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे, यानी ये 15 अंश है तो ये क्या हो जाएगा 15 अंश हो जाएगा। अब देखो ये कितने अंश हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये 15 15 30, तो यहाँ क्या बनेगा 150 अंश बनेगा। अब त्रिभुज का एक नियम काम करता है कि एक ही वृत्तखंड नहीं, एक जीवा से परिधि पर बना कोण, देखिए एक जीवा से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी यहां पर अगर आप देखोगे 150 है तो ये क्या हो जाएगा 75 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से वहां आपको सवाल लगाना है। और एक कोण और ये पूछा है, अब देखो यहां एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश, ये 75 अंश है तो ये कितना हो जाएगा 105 अंश हो जाएगा। क्या बातें समझ गए? इसी प्रकार से आपको सवाल को हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए आपको लिखना है, लिख कर उत्तर देना है। कोण OBC बराबर क्या है कोण OCB, समझ गए ना। अतः इसलिए कोण OCB बराबर क्या हो जाएगा 15 अंश, ठीक है ना। या आप यहां लिख लो, यहीं लिख लो 15 अंश, चूंकि कोण ऐसे कर लो आप, चूंकि त्रिभुज OBC में कोण BOC प्लस कोण OBC प्लस में कोण OCB बराबर 180 अंश, इन दोनों का मान 15 15 है, तो कोण BOC बराबर प्लस 15 प्लस 15 बराबर में 180, 15 दूनी 30 इधर आ जाएगा कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा 150 अंश हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इस टोटल का मान क्या हो गया 150। अब आपको यह समझना है कि कोण BAC बराबर होता है 1/2 कोण BOC के। अब आप देखोगे 1/2 गुणे में 150 अंश, तो आ जाएगा क्या कोण BAC बराबर कितना अंश हो जाएगा 75 अंश। क्या बात समझ गए ना? इतना आपको समझ में आ जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 75 अंश, ठीक है ना। अब अगला आपको ये वाला कोण निकालना है, तो आपको लिखना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, फिर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा आपको कि चतुर्भुज, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ABC और E एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। अतः कोण BAC प्लस में कोण BEC बराबर 180 अंश। चूंकि इसका मान 75 अंश आ गया, तो कोण BEC बराबर 180 अंश, तो कोण BEC बराबर 105 अंश हो जाएगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नोट करके उत्तर देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको भाग देना। देखो भैया भाग देने वाला सवाल आ गया। 15x की 3 घात माइनस 20x की 2 घात प्लस में 13x माइनस में 124। कह रहा कि चलो 3x माइनस 6 से भाग दे दो, 3x माइनस 6 से भाग दे दो। अब ध्यान दो, भाग देना है तो आपको करना क्या है ये ध्यान दो। पहले देखो यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, तो कितना गुणज है हो जाए कि 15 हो जाए। यहाँ 3 है, यहाँ 15, तो 3 5 15, 5 हो गया। यहाँ देखो x है, यहाँ x की 3 घात है, यहाँ कितना कर दें और गुणा कि x की 3 घात मिल जाए, तो भाई 2x की 2 घात से गुणा कर दिए। अब 5x स्क्वायर से पूरा इसमें गुणा करिए, तो 5 तियां 15x की 3 घात। एक समझ लो आप, 5x स्क्वायर गुणे में 3x, 5 तियां 15 और x गुणे x स्क्वायर x की 3 घात। क्या समझ में आ जाएगा? यही आपको करना है। अब देखो फिर उस 5x का इसमें गुणा कर दो, 5 छक 30 माइनस 30x स्क्वायर हो गया। अब इनको घटाना होगा आपको, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ 30 माइनस 20 बराबर 10 x स्क्वायर आ जाएगा। अगला पद उतार लेना आपको,
फिर देखोगे वहां 5 है, यहां पर क्या है, यहां पर 3 है, तो 5 3 15 ज्यादा हो जाएगा। एक काम कर लेते, कुछ ऐसा गुणा कर दें कि ताकि हमको उत्तर मिल जाए, क्या उत्तर मिल जाए 10x², ताकि कट जाए। तो एक काम कर लेते हैं, 10/3 से अगर यहां हम गुणा कर दें, 3x में किससे गुणा कर दें, 10/3 से, और x² हमें चाहिए तो x भी ले लेते हैं, इससे गुणा कट जाएगा तो x² यानी 10x, तो 10/3 x से हम गुणा कर लेते हैं। चलो यहां कर लेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे, 3 से कट जाएगा तो 10x² आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो देखो 6 गुणे में 10/3x, 3 दूनी 10 दूना 20x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, यानी -20x हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाएंगी? यहां तक बात समझ में आ जाएगा। अब फिर इन्हें आपको क्या करना है, इन्हें आपको माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 20 और 13 33x हो जाएगा। अगला उतार लेना है, तो कितना है, 124 है, 124 है। क्या बात समझ में आ जाएगा? कितना है, 124 है, 124 है, 124 नहीं, केवल 12 था भैया, केवल 12 था। देखो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पर क्या है आपका, केवल और केवल क्या है, 12 है। अब देखो जो आपके किताब में प्रश्न दिया है, माना कि यहाँ 124 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। क्या बात है, समझ गए? अब जब 12 दिया गया है तो हम 12 के हिसाब से लगा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ 12 है तो समझ लो। अब देखो फिर हम क्या करें, गुणा, यहाँ हमें 11 से गुणा कर दे, तो 11 तियां 33 हो जाएगा, 11 से गुणा कर देते हैं। देखो 11 तियां 33 और x, बात समझ गए ना? माना कि वहां 124 होता तब भी आप 11 से करके गुणा करते, 11 तियां 33 और 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गया। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस घटता है, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 1 गया 5, यानी 54 शेष। इस प्रकार से इसका भागफल आया। देखो भागफल क्या आ गया, ध्यान दो, भागफल आ गया 5x² प्लस में 10/3x प्लस में 11, और शेष फल क्या आ गया है, तो शेष फल आपको लिखना है, तो शेष फल क्या आ गया है, 54। सवाल का उत्तर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी भैया, 40 विद्यार्थी, और 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नवत, भार दिया गया है 40 विद्यार्थियों का, और कह रहा कक्षा के विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। चूंकि समांतर माध्य होता क्या है, पहले यही आप समझ लो। समांतर माध्य, देखो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य होता है, देखो सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, इसे हम अपनी भाषा में कह दें कि पदों का योग, देखो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, या इन सभी का योग, या आप ऐसे कह सकते हैं योग बटे में क्या, संख्या। लेकिन आपको एग्जाम में अपनी कॉपी में केवल इतना ही लिखना है, सिग्मा fx, f मतलब बारंबारता, x मतलब क्या होगा भैया, x मतलब इनके किलोग्राम भार, भार किलोग्राम x, समझ गए ना? f मतलब बारंबारता, x मतलब भार किलोग्राम में। यहां सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब योग होता है, ठीक है ना? अब चलो पहले इसे समझते हैं हम लोग। चलो ऐसे में हम लिख देते हैं भार किलोग्राम x, उसके बाद आप लिख लेंगे बारंबारता, फिर आप लिखेंगे fx, या आप ऐसे लिख ले fx केवल लिख लें, ठीक है ना? बात समझ गए ना? fx लिख लें। अब चलिए इसके लिए आप ग्राफ बना लें, ऐसे पैक कर लें, मर्जी आपकी, चाहे पैक कर लें चाहे रहने दें, ये आपके ऊपर है, पैक कर लें या रहने दें आपके ऊपर है, क्योंकि इसकी आवश्यकता बस पैक करके यहां समझने की है। चलिए आइए देखिए, भार कितना है, 40 किलोग्राम है, 41 किलोग्राम है, 42 किलोग्राम, 43 किलोग्राम, 44 और 45, ठीक है ना? 40 किलोग्राम भार के कितने लोग, 8 लोग हैं, और
41 के कितने लोग हैं? 4 है। 42 के 6 लोग, 43 के 10 लोग, 44 के 6 लोग और 45 के भी 6 लोग। जरा इनका fx, ये क्या भैया f है, इनका fx निकालें तो 8 चौक 32 यानी 320 किलोग्राम टोटल। यहां देखेंगे 4 एकन 4, 4 चौक पे 16 आ जाएगा। 6 दूनी 12 के 2, 6 चौके 24, 2 26 आ जाएगा। 6 दूनी 12 एक आएगा, एक सॉरी, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25 आ जाएगा। 43 गुणे 10 मतलब 430 आ जाएगा। 6 चौक के 24 और 6 चौक 24, 2 26 हो जाएगा। 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 270। अब देखो यहां पर आप देखोगे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा, यहां देखो 4 4 8 2 10 के 0 हासिल आए 1, 5 2 7, 2 5 7, 3 10, 10 6 16, 4 20, 3 23, देखो 4 4 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 6 13, 13 13 3 16, 16 16 4 20, 1 21, 21 और 21, 1 22, 22 6 28, 2 30 के 0 हासिल आए 3, ठीक है ना। अब देखो 2 2 4 4 8, 8 2 10, 10 3 13, 1 14, 3 17, यानी सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 1700 आ गया। और अगर हम सिग्मा एफ के बारे में बात करें तो इनका योग होगा 8 6 4 10 10 20 20 और 20 6 दूनी 12, 20 12 32 32 8 40, ठीक है ना, बात समझ गए। सिग्मा एफ कितना आ गया? 40। सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा? 1700। अब आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य बराबर आपको समझाया जा चुका है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स है। सिग्मा क्या क्या? एफ एक्स बटे में सिग्मा केवल एफ। ये सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 1700 और एफ कितना आ गया है? 40। अब देखो 0 से 0 खत्म, 4 चौक के 16 1 17, 4 चौक के 16, 4 चौक 16 1 17, 1 मतलब 10, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 पंचे 20। सवाल का उत्तर आ जाएगा 42.5 किलोग्राम समांतर माध्य होगा। यही सवाल का उत्तर है। 42.5 किलोग्राम इनका क्या होगा? समांतर माध्य होगा। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे और हल करते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है। लो उसी टाइप का सवाल है, इस टाइप का सवाल फिर से दिया है। कह रहा यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य इतना दिया गया है तो k का मान, यानी यहाँ पर एक संख्या k दी गई है और इस k का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो जब समांतर माध्य दिया गया है तो समांतर माध्य किस तरीके से लगाया जाएगा। तो चलिए मैं लिखता हूं पद बारंबारता लिखता हूं। बारंबारता मतलब x, पद मतलब पदों की संख्या x, और यहां पर हम एफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले इनको हम सरल करते हैं, सारणी में बनाते हैं। पद कौन है? 5 है, 15 है, 25 है, 35 है और 45 है। अब आप देखेंगे बारंबारता कितनी है? 6 है, 4 है, 3 है, k है और 2 है। तो चलिए इनका एफ एक्स निकालेंगे तो 6 पंचे 30, 15 चौके 60 और 25 तियां 75 और 35 गुणे के मतलब 35 के और 45 दूना 90, ये आ गया। अब देखिए सिग्मा आपको एफ निकालना है तो 6 4 10 3 13 2 15, 15 प्लस क्या आ जाएगा? के, और सिग्मा एफ एक्स निकालना है। देखिए जोड़ लेंगे आप 9 9 7 या 9 6 15, 15 7 22, 22 3 22 3 25, 25 मतलब 255 प्लस यहाँ 5 और था प्लस में क्या 35 के। क्या ये बात समझ गए ना। अब देखोगे समांतर माध्य, यहां तक समझ में आ गया होगा आप सबको, यहां तक समझ में आया है तो समांतर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आपको क्या मिल गया? एफ एक्स। क्या मिल गया? एफ एक्स मिल गया। आप समझ कर चलते हैं। हाँ देखिए
आपको समांतर माध्य का सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना भैया? समांतर माध्य का सूत्र रखना है। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। समांतर माध्य कितना दिया है? 21.5 दिया है। और सिग्मा एफ एक्स कितना है? 255 प्लस में 35 के आया है, और बटे में ये आया है 15 प्लस में क्या आया है? के आया है। 255 प्लस 35 और के बटे में 15 प्लस के। अब देखोगे ये पूरा 15 प्लस के यहाँ चला आएगा, 15 प्लस के यहाँ चला आएगा ट्रांसफर होके, 15 प्लस के यहाँ चला आएगा। इनका इनके साथ गुणा होगा। चलिए गुणा भी करते हैं। 15 पचे 75, 5 हासिल आए 7, 15 पचे 75, 5 हासिल 7, 15 एकन 15, 7 22 के 2 हासिल आए 2, 15 दूनी 30, 2 32। क्या अंक पे दशमलव? 1 अंक पे दशमलव, यानी 322.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 322.5 आ जाएगा आपका, 322.5 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे प्लस इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 21.5 क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। और आप देखेंगे इस साइड में आपके रह गया 255 प्लस में 35 के रह गया। अब देखिए 255 को उठा के इधर लाएंगे, 21 के को उधर ले जाएंगे, 21.5 के इधर आ गया माइनस, 255 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 255, और ये क्या है? प्लस। अब देखो आपस में एक दूसरे घटाओ, यहाँ 0.0, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, आप ऐसे घटा लेना। नहीं समझ में आए तो आपको ऐसे घटा लेना है। बातें समझ में आ जाएंगी? तो 255 घटा लेना है। देखो 5 और 12 में से 5 गए 7, और यहाँ 11, 11 में से 5 गए 6, यानी आ जाएगा 67.5। और वहां देखो घटा लो, यहाँ 35 माइनस 21.5, तो देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, और यहाँ घट जाएगा 1, 13.5, यहाँ आ गया 13.5 के हो गया। 13.5 के यहाँ उठा के ला के रख देना है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 135 पंचे 675 होता है, यानी के का मान क्या आ जाएगा? 5। के का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और के का मान 5 हो जाएगा, और यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही उत्तर है, यानी के का मान क्या होगा? 5 होगा। इस प्रकार से यह सवाल आपका हल होगा। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। वैसे भी माध्य मतलब आप जान रहे हैं कि योग बटे संख्या होता है। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को, अब इस प्रकार का कोई और प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सूत्र को मैंने अच्छे से समझा दिया है, और कैसे क्या करना है, गुणा भाग आपको करना है। प्यारे साथियों, इन सभी वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश GLED के तृतीय सेमेस्टर का मैथ, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, और मनोबल भी बढ़ता है, और हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।